अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा पिछला लेक्चर था जो कि हमने पेनक्रियास के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, आपसे शेयर की थी। और फिर मैंने बताया था कि मैं पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पेनक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शंस को। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मरतबा ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर दूसरे लेक्चर्स को भी देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में देखा करें, बहुत सारे प्लेलिस्ट मौजूद है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर चैनल पर इनवाइट करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और वो जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है ना, उसको ऑल पे लगाएं ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपको बहुत सा फ़ायदा हो इन लेक्चर से। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसको देखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से हम पेनक्रियास के जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उसके फंक्शंस सारे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा डायग्राम मैं बना देता हूँ पेनक्रियास का। ये इस तरह से ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, ये पेनक्रियास हो गया। ठीक है, ये पेनक्रियास के 4 पार्ट्स है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे। ये पेनक्रियास का हेड हो गया, ठीक है, नेक और ये बॉडी और टेल तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये पेनक्रियास का जो है वो मेन डक्ट है, आपको पता है पेनक्रियास का मेन डक्ट है इस तरह। अब इस डक्ट में बहुत सारे और डक्ट्स तो उनको नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम जस्ट एंड जस्ट किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन को। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि कुछ इस तरह से क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं। ठीक है, तो ये पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं। अब पेनक्रियाटिक आइलेट्स जो है वो कितने हैं, तो यह अभी मैं लिख दूंगा, आपसे शेयर करूंगा। ये है पेनक्रियाटिक आइलेट्स, और पेनक्रियाटिक आइलेट्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, तो उन सेल्स को भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो ये है आपका पेनक्रियाटिक आइलेट। अब अगर हम इस एक आइलेट को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और इस एक आइलेट को हम एनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे, तो देखेंगे कि इस एक आइलेट में क्या क्या चीज़ें हैं, तब जाकर हमें समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया पेनक्रियास का एक आइलेट ऑफ लैंगरहान। ये मैंने एक पेनक्रियाटिक आइलेट को इस तरह से आपके सामने क्या किया, एनलार्ज किया। अब हम देखते हैं कि इस पेनक्रियाटिक आइलेट के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं। एक तरह के सेल्स हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। कौन से सेल्स? बीटा सेल्स। तो सबसे पहले सेल्स को लिखते हैं, फिर फंक्शंस में जाते हैं। पहला जो सेल्स है कौन से है? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स। अब बीटा सेल्स का फंक्शन क्या है वो भी बता देता हूँ। फिर इनके इर्द गिर्द होते हैं क्या, आपको पता है पिछले लेक्चर से अगर आपने देखा हो, अल्फा सेल्स है। ठीक है, तो ये है अल्फा सेल्स। तो अल्फा सेल्स में 2 तरह के हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, उनको भी देखते हैं। दूसरा अल्फा सेल्स, यानी अल्फा सेल्स है। अब अल्फा सेल्स क्या करते हैं, तो दोस्तों दूसरे सेल्स हैं उनको भी समझाता हूं, लेकिन हमारे कोर्स के मुताबिक हमें इन दोनों सेल्स को डिस्कस करना है, इनके बारे में बातें करनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूं। इसके इर्द गिर्द फिर होते हैं डी सेल्स। डी सेल्स भी पाए जाते हैं इस तरह। अब ये डी सेल्स जो है वो यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन सेंटर में बहुत सारे अल्फा सेल्स बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फिर है हमारे पास तीसरा जो किस्म का सेल है वो है डी सेल, या इसे हम डेल्टा सेल कहते हैं, डी सेल्स। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? फिर इनके साथ साथ होते हैं जी सेल्स भी होते हैं। कौन कौन से सेल्स? जी सेल्स भी पाए जाते हैं। तो चौथा किस्म का सेल जी सेल्स। ठीक है दोस्तों, जी सेल्स। और फिर इनके साथ साथ होते हैं एफ सेल्स भी पाए जाते हैं, या एफ को हम पीपी सेल्स भी कहते हैं। तो 5वां किस्म का सेल है एफ सेल्स, या इनको हम पीपी सेल्स भी कहते हैं। अब चले आगे जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन है जो बीटा सेल से रिलीज होता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है, सिंथेसाइज और रिलीज होता है।
अल्फा सेल से, स्पेशली अल्फा 1 से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन है, तो ये हार्मोन हमारे बॉडी के कुछ और पार्ट से भी रिलीज होता है, बाद में मैं ग्लूकागॉन के बारे में बताऊंगा। डी सेल से हमें मिलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन ये हार्मोन है। जी सेल से रिलीज होता है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन। एफ सेल से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अमाइनो एसिड चेन होते हैं जो इन हार्मोन्स को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, हमारा काम है इन दोनों को डिस्कस करना, लेकिन इनके बारे में भी मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंसुलिन के बारे में, थोड़ी सी बातें कोर्स के मुताबिक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोर्स से हटकर भी आप लोगों को कुछ और बातें बताऊं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन एक हार्मोन है। अब इसके सोर्स, इसका सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब ये कहाँ से रिलीज होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीटा सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। नॉर्मली ये ब्लड में कितना होता है? आपके ब्लड में इंसुलिन का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? तो ये जो मैं लिख देता हूँ प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा लेवल। तो इंसुलिन का जो प्लाज्मा लेवल है वो तकरीबन 10 माइक्रो यूनिट्स पर ml है। कितना? 10 माइक्रो यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड है, माइक्रो यूनिट्स ऑफ पर ml ऑफ ब्लड पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस हार्मोन के एक्शंस क्या है? तो अब आपको पता चलेगा कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स का फंक्शन क्या है, एक्शंस क्या है। इस हार्मोन का जो एक्शन है वो ज़्यादातर आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल पर है। चलिए देखते हैं किस तरह। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं, ईट, ठीक है, तो जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है? डाइजेस्ट, ठीक है। हमने कुछ खाया, वो जाकर डाइजेस्ट हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये जब डाइजेस्ट होंगे तो किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में, ठीक है। देखिए, डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब आपकी जीआईटी के सेल्स से जो फूड सब्सटेंसेस है वो सेल्स के अंदर जाएंगे तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्ब हो गया तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ब्लड सर्क्यूलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, देखिए जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। देखिए, यहाँ पर आपने कुछ खाया और आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ गया। अब जब ये ब्लड आपके पेनक्रियास को तो भी ब्लड आता है ना, तो जब पेनक्रियास की तरफ ब्लड आता है तो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नोट करते हैं कि अगर ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हो तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप कुछ खाते हैं और खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल तकरीबन फॉर एग्जांपल 200 मिलीग्राम तक पहुंच गया पर डीएल, तो ये तो ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो पेनक्रियास के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है ना, आइलेट्स, इनमें बीटा सेल्स हैं। ये बीटा सेल्स सेंस करते हैं इस ब्लड के हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को। तो जब सेंस करते हैं तो ये जल्दी जल्दी यहाँ से क्या रिलीज़ करेंगे? इसके जवाब में क्या रिलीज़ करेंगे? ये जल्दी जल्दी इंसुलिन रिलीज़ करेंगे, इंसुलिन। तो देखिए, इंसुलिन कब रिलीज़ हुआ? जब एक चीज़ बढ़ गया तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको बाद में डिस्कस करूंगा, फीडबैक मैकेनिज्म को, ठीक है। कोर्स में आगे है, डिस्कस करेंगे। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब देखिए,
ग्लूकोज 200 तक पहुंच गया है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इंसुलिन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? किस लिए? क्योंकि ये इंसुलिन आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को वापस यहां तक ले आएगा, वापस यहां तक ले आएगा। अब किस तरह से ले आएगा, कहाँ ले जाएगा इस हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को? आपके ब्लड से कहाँ ले जाएगा? तो ये ले जाएगा आपके ग्लूकोज को लीवर की तरफ, ये ले जाएगा आपके ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यूज की तरफ, ये ले जाएगा आपके उसको मसल्स की तरफ, और आहिस्ता 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 ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अगर ये हार्मोन ना हो तो फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, तो जब हाई होगा तो फिर हम इसे कहते हैं ना डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज। ठीक है, तो चलिए, तो इसके एक्शंस क्या है, इंसुलिन हार्मोन के एक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला जो एक्शन है इनका है कार्बोहाइड्रेट्स पर। नंबर 1 ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। आपके ब्लड में, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल पर इंसुलिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, देखिए ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टिश्यूज हैं, सॉरी ये एक टिश्यू है, इस तरफ भी टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, समझ रहे हो ना? टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, किस चीज़ का लेवल? ग्लूकोज का लेवल हाई है। तो जब ग्लूकोज का लेवल हाई है तो इंसुलिन तो रिलीज होगा। तो इंसुलिन किस लिए रिलीज हुआ? अब ऐसा होगा कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यही यहाँ पर लिख देता हूँ इंसुलिन, ये इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा और इन सेल्स को खबर देगा, इन सारे सेल्स को बताएगा कि दोस्तों गाड़ी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उनको उठाना है। समझ गए? तो ये जो सेल्स हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए ये एक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर है। किस लिए? इंसुलिन हार्मोन के लिए। जब भी इंसुलिन आएगा और अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा तो ये जो सेल है ये ग्लूकोज के लिए दरवाजे खोल देते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज के लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो जब तक इंसुलिन यहाँ पर बैठा रहेगा, ग्लूकोज के दरवाजे खुले रहेंगे, तो जब ग्लूकोज यहाँ से गुजरेगा रास्ते से, तो यहाँ पर ब्लड में तो बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड में जब ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के ज़रिए यह कहाँ पर चले जाएंगे? सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाएंगे। तो ग्लूकोज जब इस रास्ते से चला जाता है तो कुछ ग्लूकोज इस तरफ जाएंगे, फिर आगे सेल, फिर आगे सेल, फिर आगे सेल, फिर टिश्यूज़ में, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता जाएगा। समझ गए? तो ये एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या क्या है जल्दी जल्दी देखते हैं। ये एक मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले ये है कि इंसुलिन ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है। ग्लूकोज को कहता है जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, ब्लड से खुद को निकाल दो वरना लोग तुम पर अटैक करेंगे, लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जल्दी जाओ। तो इंसुलिन हार्मोन इंक्रीजेस द ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट को भी तेज करेंगे और अपटेक को भी जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला एक्शन नंबर 1, इट इंक्रीजेस अपटेक ऑफ ग्लूकोज टू सेल्स। अब देखिए ना, अगर इंसुलिन हार्मोन ना हो तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो ग्लूकोज किस तरह सेल्स के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये इसका एक एक्शन कि ये ग्लूकोज के लिए रास्ते साफ करते हैं कि आइए सर, हमने आपके लिए रास्ता छोड़ा है। तो सर आता है और घर के अंदर चला जाता है। तो ये इसका एक एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन ये है इंसुलिन का कि ये आपके मसल्स के अंदर ग्लूकोज को ले जाएंगे और मसल्स जो है वो हर वक्त काम करते रहते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को ले जाएंगे तो ब्रेन के सेल्स तो हर वक्त काम करते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्स को कहेंगे कि यार आपके पास जो है जल्दी जल्दी खा लो, हम दूसरे ले आएंगे। तो सेल्स जल्दी जल्दी ग्लूकोज को खा लेंगे।
ठीक है। तो इंक्रीज, तो जब ग्लूकोज को जल्दी जल्दी खाएंगे तो क्या ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड का ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ये हार्मोन इट इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज कहाँ पर स्टोर होता है, ग्लूकोज आपके मसल्स में, ग्लूकोज आपके लीवर में स्टोर होता है, और दूसरी बात ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर भी स्टोर होता है, ग्लूकोज आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर भी इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल स्टोर हो जाता है। देखिए जब इंसुलिन होगा और आपके ब्लड में लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन इस हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को ले जाएगा और आपके मसल्स के अंदर डाल देगा कि यार आप इसको रख लो। क्यों? क्योंकि बाहर यूं ही घूम रहे हैं तो क्या ज़रूरत है बाहर घूमने की, जाओ घर में बैठो। तो आपके मसल्स और आपके लीवर में जो है वो क्या होगा, ग्लूकोज स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ, देखिए लीवर में जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि इन मोनोसैकेराइड से ही बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपके ब्लड के ग्लूकोज में अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो क्या आप चाहते हैं कि और भी आ जाए? नहीं। तो जब नहीं चाहते तो ये हार्मोन ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रोक देगा कि यार आप यूं ही बढ़ा रहे, छोटे छोटे मत हो जाओ। तो ये ग्लाइकोजन को कहेगा कि यार आप और छोटे मत हो जाओ, बस यूं ही बढ़ा रहो क्योंकि हमें छोटों की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लाइकोजन यहाँ पे इसी तरह स्टोर रहेगा और ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये डिक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इस बात को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनो यानी ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, ग्लाइकोजन के स्प्लिटिंग को, टुकड़े टुकड़े होने को रोकता है। क्यों? अगर ग्लाइकोजन छोटा हो जाएगा तो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट होगा तो फिर ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर हम कहते हैं कि इट डिक्रीजेस, नंबर 5, इट डिक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि नए ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज, न्यू मतलब नए, जेनेसिस मतलब पैदा होना। तो ये हार्मोन और ग्लूकोज को बनाना रोक देता है कि यार ग्लूकोज का लेवल हाई है, मत बनाओ। तो ग्लूकोज और नहीं बनेगा जब तक ये हार्मोन, देखिए कब तक नहीं बनेगा, जब तक आपके ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल है। अगर आपके ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाए यानी 50 तक आ जाए तो फिर क्या ये सब होंगे? नहीं होंगे। तो फिर उल्टा काम करेंगे, और उल्टा काम फिर कौन करता है? ग्लाइकोजन। उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये हो गया इंसुलिन हार्मोन का आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्शन। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इसी हार्मोन का प्रोटीन्स पर क्या एक्शन है। नंबर 2, एक्शन ऑन प्रोटीन्स के ऊपर किस चीज़ का? इंसुलिन हार्मोन का क्या एक्शन है प्रोटीन्स के ऊपर? तो बहुत आसान है, ये ऐसा करता है कि नंबर 1 ये इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपके अमाइनो एसिड्स को आपके मसल्स और आपके सेल्स की तरफ ले जाएगा। अमाइनो एसिड्स, भाई आ जाओ। तो आपके ब्लड में अमाइनो एसिड का लेवल कम होगा और आपके मसल्स में अमाइनो एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो जब मसल्स में अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या मसल मास इंक्रीज नहीं होगा? मसल में प्रोटीन ज़्यादा नहीं बनेंगे? तो जब इस हार्मोन का ये भी एक्शन है कि ये अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को मसल्स की तरफ बढ़ाता है, तो आपके मसल्स का जो मास है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो जिस तरफ अमाइनो एसिड ज़्यादा जाएंगे वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देता है। देखिए नॉर्मल इंसुलिन का लेवल कितना ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। इसीलिए तो शुगर का जो पेशेंट होता है, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन के तोड़ने को रोक देता है। तो इट डिक्रीजेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म कहते हैं जब आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये इसके फंक्शंस प्रोटीन के ऊपर। नेक्स्ट, इसी हार्मोन के एक्शंस ऑन फैट्स क्या है? एक्शन ऑन फैट्स क्या है? आपके बदन की में जो चर्बी है उस पर इंसुलिन हार्मोन का एक्शन क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये हार्मोन जब नॉर्मल अमाउंट में रहेगा तो ये आपके ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल कम कर देते हैं, फैटी एसिड्स के लेवल को नॉर्मल रखते हैं। तो फैटी एसिड्स कहा जाता है एडिपोज टिश्यूज़ की तरफ। तो ये क्या करते हैं, इस तरह करते हैं कि ये इट इंक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड्स सिंथेसिस, ये इस तरह करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ से बना होता है? ट्राइग्लिसराइड बना होता है एक ग्लिसरॉल से और दूसरा होता है 3 फैटी एसिड से। तो देखिए, जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिल जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब ये क्या होता है, ये तो स्टोर हो जाता है ना, ये फिर स्टोर हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल भी कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब फैट स्टोर होते हैं तो आपकी बॉडी की मास भी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन इसके ऊपर। फिर हम कहते हैं कि फिर अब ये ट्राइग्लिसराइड कहाँ पर बनते हैं? ये सेल के अंदर। इसके बनाने के लिए फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। तो जब फैटी एसिड की ज़रूरत होती है तो फैटी एसिड को कौन वहाँ पर ले जाता है? इंसुलिन हार्मोन। तो इट इंक्रीजेज ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स को सेल्स के अंदर ले जाने में मदद देते हैं। और फिर इट इंक्रीजेज स्टोरेज ऑफ फैट्स, स्टोरेज ऑफ फैट्स, ये आपके बॉडी के अंदर फैट्स को भी जमा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए, चौथा फंक्शन ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर इंसुलिन हार्मोन का क्या एक्शन है, बहुत अहम। देखिए, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मली रिलीज होता है तो ये सारे फंक्शंस होते रहेंगे। आपकी बॉडी में एनर्जी भी होगी, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स भी होगी, आपकी बॉडी में फैट्स भी होगी, तो आपका ग्रोथ भी नॉर्मल होता रहेगा। तो ये हो गए इंसुलिन हार्मोन के एक्शंस। देखिए दोस्तों, अब 2 कंडीशंस हैं, गौर से सुने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, चले यहाँ पर लिखते हैं, अगर इंसुलिन कम हो जाए और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या क्या कंडीशंस होते हैं? इंसुलिन के कम होने को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। देखिए, अगर इंसुलिन कम है, समझ रहे हो, तो जब इंसुलिन कम है तो ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे। तो जब ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे तो मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको कि जब इंसुलिन कम होगा तो क्या क्या होगा। प्लीज़ आपने खुद बताना है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, आपके प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, आपके फैट्स का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा। ठीक है, तो जब इंसुलिन का लेवल कम हो तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर इस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे हम डीएम कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस से इंसुलिन कम रिलीज होता है। देखिए, आपने रट्टा नहीं लगाना है, बात को समझने की कोशिश करनी। या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या इंसुलिन कम बनता है, या इंसुलिन का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, या इंसुलिन में मौजूद अमीनो एसिड्स ख़राब होते हैं, या इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं है। देखिए, ये रिसेप्टर पर तो काम करता है, तो जब रिसेप्टर नहीं होगा तो इस सेल को किस तरह पता चलेगा कि ग्लूकोज आ रहा है और उसको उठाए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करे। तो आपने ये जहन में सिर्फ नहीं रखना कि यार डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन कम होता है, ये बात नहीं है, ज़रूरी नहीं। बात क्या है, या तो इंसुलिन कम है, या बनता ही नहीं है, या अगर बनता है तो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या अगर बनता है नॉर्मल बनता है तो यहाँ पर रिसेप्टर्स नहीं है, रिसेप्टर्स नहीं है प्रोटीन के, या अगर बनता भी है, रिसेप्टर्स भी है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स नहीं है।
तो यार डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत सारी बातें होती है, तो आपने समझना है कि जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो आपके ब्लड में तो फिर ये सारे काम तो जल्दी जल्दी होंगे। तो क्या इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज को छोड़ देगा? नहीं, जल्दी जाओ। थोड़े से भी ग्लूकोज जब बच जाते हैं उनको भी ले जाते हैं, जाओ। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में। तो ज़्यादा इंसुलिन कम ग्लूकोज, कम इंसुलिन ज़्यादा ग्लूकोज, ये सारे काम होते रहते हैं आपके बॉडी में, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इंसुलिन के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन को, कि ग्लाइकोजन क्या है और किस तरह ये सब काम करता है। दूसरी बात, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है, क्या है ये? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, ये आपके पेनक्रियाज में कितने, तकरीबन 100 से लेकर 200 मिलियन तक होते हैं। 100 से 200 मिलियन तक आइलेट्स होते हैं, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। तो ये दोस्तों इंसुलिन के फंक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोजन के बारे में बात करूंगा, देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए